हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर शरावली पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं की गणित पढ़ने स्टार्ट की थी और इस तक में हमें आज तक हमने अपने 5 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। पाठ 6 रेखाएं और कोण। आज इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे इस रेखा और कोण वाले चैप्टर का परिचय। उस परिचय में हम पढ़ेंगे रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण है किसे कहते हैं। उसके साथ ही हम शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, आसन कोण, रेखिक युग्म आदि के बारे में पढ़ेंगे। उन बेसिक्स को समझने के बाद हम अपनी प्रश्नावली पर जाएंगे, जिस प्रश्नावली को आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने बेसिक को क्लियर किया है तो। आया समझ में? यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर देखिए, हम इसको क्रम वाइज पढ़ रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। एकदम जीरो से स्टार्ट किया इस प्रश्नावली को ताकि आपको सही समझ में आए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का ये लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर 1 है, पार्ट नंबर 6 रेखाएं और कोण। इसमें आपको सबसे पहले जानना है रेखाएं और कोण। ठीक है, ये पार्ट है रेखाएं और कोण। देखिए, ये वाला चैप्टर, इसमें सबसे पहले रेखाएं क्या होता है, कौन क्या रेखाएं क्या होता है। कोई भी लाइन होती है चौड़ाई रहित कोई भी लाइन खींची जा सकती है। एक सीधी लाइन या सीधी रेखा जिसकी चौड़ाई नहीं होती है वो रेखा कहलाती है। आया समझ में? रेखा क्या होती है जिसमें किसी की चौड़ाई नहीं होती है। जैसे कि मेरे पास यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां तक आया। ठीक है, यहां से यहां तक। अब इसको देख लीजिए। देखिए, यहां से ये लाइन है। अब देखिए, एक सीधी रेखा है, इसमें देखिए आपको चौड़ाई नहीं होगी, इसकी चौड़ाई नहीं है। अगर चौड़ाई रहित कोई लाइन होती है उसको हम रेखा कहते हैं। जैसे कि ये लाइन आ गई, इसमें चौड़ाई नहीं मिलेगी आपको, केवल लंबाई ही होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? फिर देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु है, उनको आपस में मिला दो तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। तो ये वाला अपना क्या है? रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड। जबकि ये वाली रेखाएं है, इसको आप अनंत रूप से आगे कितना भी बढ़ाना है इतना बढ़ा सकते हो। ये वाला है ना, पहला पॉइंट है ये वाले, ये रेखा है चौड़ाई रहित, इसको आप अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाना है इतना बढ़ा सकते हो। ये रेखाखंड है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। एक चीज होती है हमारे पास किरण। क्या है? तीसरा किरण। किरण क्या होती है? किरण है एक बिंदु, इस किरण का एक सिरा तो ये बिंदु होता है और एक सिरा क्या होता है? ऐसे तीर होता है। तो किरण को अपन एक साइड से आगे बढ़ाना है इतना बढ़ा सकते हो। आया समझ में? सबसे पहले क्या थी? रेखा। रेखा को आप अनंत रूप से दोनों साइड बढ़ा सकते हो। फिर क्या है? रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये सीमित होता है। फिर होते किरण। किरण का एक सिरा ये होता है, धनुष देगा तीर, वो वाला वो किरण ही होती है, किरण टाइप में। ठीक है, चलिए। और ये वाला होता है किरण जो एक तरफ अनंत रूप से आगे बढ़ सकती है। ठीक है, फिर होते हैं सरेखी बिंदु। सरेखी बिंदु मतलब जैसे कि ये रेखाखंड है, इसके ऊपर आपको अगर बिंदु दे रखे हैं, एक ही लाइन पर बिंदु दे रखे हैं, तो वो बिंदु अपन को कहलाते हैं सरेखी बिंदु। मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु सरेखी बिंदु कहलाते हैं। सरेखी। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु सरेखी बिंदु कहलाते हैं। फिर देखिए, असरेखी बिंदु मतलब ये देखिए, ये रेखा है, इसमें एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है। तो देखिए, असरेखी, एक ही रेखा पर सभी बिंदु स्थित नहीं है, तो ये असरेखी बिंदु कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? फिर आपको देखना है एंगल। क्या देखना है? एंगल। कोण किसे कहते हैं? कोण क्या होता है? यह देखिए, जैसे कि ये, अब ये इन दोनों के बीच में एंगल, ये वाली रेखा है, दो रेखाओं के बीच बनने वाले एंगल, कोण को देखिए, ये वाला है। एक तो ये रेखा है, जैसे कि ये मेरे पास आ गई। ठीक है, फिर देखिए इन दोनों के बीच में ये कितनी
डिस्टेंस है, कितना माप है इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर, कितनी एंगल से कितने कोण से झुकी हुई है, अपन इसको माप सकते हैं। ये वाला एंगल कोण कहलाता है। आया समझ में? जैसे कि कोई एक आ गया ये वाला, इन दोनों के बीच का ये कि कितनी डिग्री पर ये झुकी हुई है, इसको अपन कोण कहेंगे। आया समझ में? यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला आगे का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद है दूसरा। देखिए अब अपन देखेंगे रेखाएं में, रेखाएं कितने प्रकार की होती है? रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रतिच्छेद रेखा और एक होती है अप्रतिच्छेद रेखा। आया समझ में? प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, इसको अपन को, इन बिंदुओं को सिर्फ आपको समझना है, कंसेप्ट को आपको देखना है, समझ के कि ये कंसेप्ट एक बार देखना है कि ये कैसे हो रहा है। आया समझ में? चलिए अब अपन देखते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? जैसे मेरे पास एक रेखा ये है, ठीक है, दूसरी रेखा मेरे पास ऐसे आ रही, ये दो रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काट रही है। मतलब इनके बीच में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अपन ने जैसे ओ माना, तो ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा, एक दूसरे को काटना। इन दोनों में अगर कोई भी रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए, मतलब ये दोनों प्रतिच्छेद रेखा है। ये काटना जरूरी नहीं कि इस प्रकार से ही काटे, एक रेखा आपको ऐसे मिल सकती है और एक रेखा आपको ऐसे मिल सकती है। तो देखिए ये इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु है वो दोनों रेखाओं में मतलब उभयनिष्ठ बिंदु है, अतः ये प्रतिच्छेद रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा का सिंपल सा मीनिंग है एक दूसरे को काटना। है समझ में? दूसरी प्रकार की रेखाएं होती है अप्रतिच्छेद। क्या होती है? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे दो समांतर रेखाएं होती है, जैसे ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इन रेखाओं को इस तरफ भी आप कितना भी बढ़ाओ, इस साइड पे आप कितना भी बढ़ाओ, ये रेखाएं कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं। इस प्रकार की रेखाओं को अप्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। आया समझ में? अप्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा, जिसमें विशेष करके समांतर रेखा, समांतर रेखाओं को अपन अप्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये दो बिंदु आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, एक बार इसको देख लीजिए। हम सिर्फ केवल बेसिक्स को, कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, देखिए ये रेखाओं के प्रकार हो गए। अब आगे देखिए, अब अगले वाले स्लाइड में अपन देख रहे हैं कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के प्रकार देखने हैं। ठीक है, चलिए अब पहला है न्यून कोण। पहले कोणों का प्रकार में आता है न्यून कोण। देखिए यहां पर सीधी सी बात है, एक ये, जैसे मेरे पास ये वाला कोण आ गया, कोण बना दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां पर देखिए ये जो कोण है, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के दोनों किरण है, ये एक दूसरे के ऊपर है। अब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, ये वाला कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ठीक है, क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनता है तो ये समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। क्या होता है? समकोण। एग्जैक्ट 90 का बने तो समकोण कहलाएगा। ठीक है, अपन के न्यून कोण देखना है। न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा अपने पास, देखिए न्यून कोण के लिए जैसे कि मेरे पास ये वाला एक रेखा आ गई, फिर एक और ले लेते हैं अपन, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, देखते रहिए हम अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, जरूर कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए अब इनके बीच में एंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, इसको अपन ने माना जैसे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 90 का हो तो वो हमारा कहलाता है समकोण कहलाता है। 90 से कम मतलब 89 का भी हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो ये 90 से छोटा है,
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यून कोण। आया समझ में, बेसिक समझ में आ रहा है इस प्रकार से। चलिए बढ़िया। जो 90 का होता है, एग्जैक्ट 90 का होता है, उसको समकोण कहते हैं। और 90 से छोटा होता है, जैसे 89 भी हो, तो उसको अपन बोलते हैं न्यून कोण। 90 के छोटे जितने भी कोण होते हैं उसको अपन बोलते हैं न्यून कोण। अब होता है हमारा अधिक कोण। न्यून कोण भी हो गया, अब आता है कंसेप्ट अधिक कोण का। अधिक कोण किसे कहते हैं, यह देखिए अधिक कोण के लिए देखिए, अगर कोई भी कोण अगर कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो जाए, ये 90 है, देखिए 90 से इस साइड जाएंगे, जैसे जैसे एंगल होते हैं, जैसे जैसे कोण होते हैं, जैसे सिकुड़ते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं। अगर कोण को इसे फैल जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। कंसेप्ट याद रखना, या इस साइड से वैसे वैसे जैसे ये सिकुड़ेंगे वो छोटे होते जाएंगे, और इस साइड अगर फैलते जाएंगे तो वो बड़े होते जाएंगे। अगर 90 से बड़ा है कोई एंगल, जैसे ये एग्जैक्ट 90 था, ये 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा जैसे अपन ने मान लिया ये 120 है। 90 से जितने बड़े कोण हैं उसको अपन बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ये वाला है मेरे पास अधिक कोण। यहाँ तक समझ में आया आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं न्यून कोण क्या होता है, 90 से जितने भी छोटे कोण हैं उसको अपन बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, समझ में आया। न्यून कोण जैसे कि ये न्यून कोण एक्स है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये न्यून कोण के लिए एक्स कोई न्यून कोण है जो 0 से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसको बोलते हैं अपन न्यून कोण। ठीक है, अब एक्स कोई समकोण है, जो एग्जैक्ट कोई कोण है वो 90 डिग्री का, उसको अपन बोलते हैं समकोण बोलते हैं। फिर मेरे पास एक कोण है अधिक कोण। जैसे ये कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया। 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। इस प्रकार के कोण को अपन अधिक कोण कहेंगे, समकोण 90 डिग्री के कहेंगे और न्यून कोण 90 से छोटे कोण को कहेंगे। फिर मेरे पास आता है चौथे नंबर का ऋजु कोण। इसको अपन बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण को अपन सरल कोण भी बोल सकते हैं। आया समझ में। ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, ऋजु कोण मतलब देखिए सरल कोण, जैसे कि ये वाला कोण पूरा 180 डिग्री का कोण, सरल कोण, एक सीधा कोण पूरा 180 डिग्री का कोण होगा, उसको अपन बोलेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। इसको बोलते हैं x बराबर 180 डिग्री। ये अपने पास है सरल कोण या ऋजु कोण। आया समझ में। चलिए बढ़िया, यहाँ तक अपन को कंसेप्ट समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं अपन प्रतिवर्ती कोण। क्या देखते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। जैसे देखिए मेरे पास ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, इस 60 के अलावा, इस साइड के अलावा जितना भी एंगल है 360 में से साइड को घटा दिया, तो इसके अलावा जितना भी कोण है यहाँ से इतना 60 के अलावा दूसरा जो कोण बचेगा। देखिए प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए आपको जो कोण दे रखा है उसका प्रतिवर्ती, मुझे 60 का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, तो 360 में से मैं 60 घटा दूंगा। क्यों 360 में से घटाऊंगा, कि टोटल ये एंगल होता है वो 360 का होता है, राउंड होता है 360 का, उसमें से मुझे जैसे कि ये टुकड़ा मेरे को 60 का दे रखा है, तो इस 60 का मुझे प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, तो मैं 360 में से ये वाला निकाल दूंगा, मतलब मुझे 360 का प्रतिवर्ती प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से मुझे प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, तो 360 में से
60 घटा दिया तो प्रतिवर्ती कोण आ गया 300 डिग्री। आया समझ में? इस प्रकार से अपन यहाँ तक अपन पहुंचे कि यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक बेसिक्स है, इन बेसिक्स को आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन बेसिक्स के बिना आपको प्रश्नावली नहीं होगी और आगे भी चलकर ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए ठीक है। किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस क्लासेस को लेने पर जरूर समझेगा और ज़रूर उसकी मैथ भी मजबूत हो जाएगी धीरे धीरे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आप सब्र रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कोणों के प्रकार में देखते हैं। एक तो होता है पूरक कोण। अक्सर ये वाले सवाल भी आपको बहुत बार पूछ लेते हैं, पूरक और संपूरक कोण का भी, और बच्चे गलत भी करते हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार, पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। आज इनका कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे, लाइव में कभी भूलने की जरूरत नहीं। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं। देखिए आपको लिखने से ज़्यादा समझना है कि अपन लिख तो लेंगे, परिभाषा भी बना लेंगे, परंतु अपन को कॉन्सेप्ट दिमाग में उतरना चाहिए, अपन को जाके समझ में आना चाहिए। समझा हुआ है तो वो लाइफ टाइम साथ चलेगा, रटा हुआ कभी भी साथ नहीं चलता है। वो आप अभी रटोगे 10 दिन बाद वापस भूल जाओगे। तो ये वाले कंसेप्चुअल है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो डायरेक्ट इसको समझना है, ठीक है। चलिए पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों को जोड़ा जाता है तो उनका मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर देखिए जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री का एंगल। चलिए मैं इसको बड़ा कर देता थोड़ा। मेरे पास कोई एंगल है 60 डिग्री का। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा है 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। देखिए पूरक कोण क्या होता है। अगर मैं दोनों कोणों को जोड़ दूं, जिन दो कोणों का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। दोनों कोणों का मान 90 होना चाहिए। एक कोण अपन को 60 दे रखा है, दूसरा अपन को नहीं दे रखा, अपन ने x माना। दोनों कोणों की जोड़ पूरक है तो 90 होनी चाहिए। तो मेरे पास दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो मेरे पास दूसरा वाला हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि दूसरा वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री ये वाला हो गया। ये दोनों ही कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आया समझ में? जिन दो कोणों का मान अगर 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आया समझ में? फिर देखते हैं अपन संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आया समझ? सॉरी, संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए संपूरक कोण में मेरे पास जैसे कि एक एंगल आ गया, ये आ गया जैसे 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। आया समझ में? इसको जरा अपन 100 डिग्री है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये एग्जैक्ट है 100 डिग्री दिख रहा है अपन को, ठीक है। और दूसरा मुझे देखिए संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो दूसरा कोण नहीं दे रखा तो अपन ने x माना। एक कोण मेरे पास 100 डिग्री है, दोनों कोणों का मान संपूरक में कितना होता है 180, तो दूसरा कोण मेरे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो दूसरा कोण मेरे पास हो जाएगा 80 डिग्री। तो दूसरा कोण आ जाएगा यहाँ से 80 डिग्री। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए आप ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, संपूरक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 और 80 ये दोनों ही कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर उनका मान 180 हो रहा है। जिन दो कोणों का मान अगर 180 हो जाए तो वे आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आया समझ में? ये है कंसेप्ट, ये है परिभाषा, सभी है। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। चलिए अब आगे अपना देखते हैं। देखिए कोणों के प्रकार में अब हम देखते हैं रेखिक युग्म। क्या देखेंगे, रेखिक युग्म। कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है? कोणों का रेखिक युग्म सबसे पहले अपन ये समझेंगे, ये बहुत ही ज्यादा सरल सवाल और बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला और
हल करते समय ये कंसेप्ट बार बार आने वाला कंसेप्ट है, इसके लिए आप इसको इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब कोई सीधी रेखा होती है, ठीक है, कोई मतलब सीधी रेखा मतलब एक तरीके से सरल कोण होता है। क्या होता है? ऋजु कोण या सरल कोण। अगर सरल कोण में फिर आपको ये एक ये दे रखे, ठीक है, देखिए इस तरह से आपको कोण दे रखे होंगे, इस प्रकार के एंगल आपको देखने को मिलेंगे। एक सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा को एक तीसरी रेखा काट रही है, मतलब एक तो यहाँ पर अपने एंगल बनेगा, एक यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बन जैसे कि बना मेरे पास 70 डिग्री, ठीक है, कितना 70, और यहाँ पर बना मेरे पास एंगल 110 डिग्री। आपको पता है कि सीधी रेखा होती है वो कितने का बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का। देखिए तो रेखिक युग में वही होता है कि अगर एक सीधी रेखा को अगर कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो ये दो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा 70 प्लस 110 बराबर 180, ठीक है। उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। अगर मेरे पास मैं देखने जाऊँ O है, A है और इसको मैंने B माना और ये C, तो देखिए एंगल AOB ये वाली भुजा इसमें आ रही है। अब मुझे ये वाला 110 वाला देखना है, AOC देखना है, तो ये वाली भुजा दोनों में आ रही है, मतलब AO भुजा उभयनिष्ठ भुजा आनी चाहिए। एक भुजा होती है वो उभयनिष्ठ आती है, और ये जो कोण होती है ये सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा पर आती है, एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, तो उसके दोनों साइड जो एंगल बनते हैं उनका मान 180 होता है। इसे बोलते हैं रेखिक युग्म। आया समझ में? अगर ये सीधी रेखा नहीं है तो आप उसको रेखिक युग्म नहीं बोल सकते। इस प्रकार से कैसे? देखिए जैसे मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर एक ये और एक ये दो एंगल बन रहे और इसमें ये वाली भुजा इस वाले एंगल में इस वाले दोनों में काउंट हो रही है, तो ये वाली भुजा मुझे उभयनिष्ठ नजर आ रही है। मगर ये वाली जो नीचे वाली रेखा है सीधी रेखा पर ये नहीं बन रहा है, ये सीधी रेखा पर नहीं बन रहा है, या 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, अतः ये रेखिक युग्म नहीं कहलाएगा। रेखिक युग्म बनने के लिए सीधी रेखा जरूरी है, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यह आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आया समझ में यहां तक? चलिए बढ़िया, यहां से आगे देखते हैं अपन। अब देखना है मुझे शीर्षाभिमुख कोण। क्या देखना है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? यह देखिए एक रेखा यह ये है, ठीक है, एक रेखा ये है, देखिए ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक तो काट रही है तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एंगल 1 2 3 4, टोटल 4 कोण बन रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख मतलब शीर्षाभिमुख नाम से ही अपन को पता चलता है शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के अभिमुख होने चाहिए। मतलब देखो इसका शीर्ष ये है, नीचे ये शीर्ष है और इसका शीर्ष ये है, तो शीर्ष के अभिमुख मतलब ये इस साइड बनने वाला और इस साइड बनने वाला, ये और ये, ठीक है, इनके शीर्ष जहां टकरा रहे हैं उनके विपरीत दिशा में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण अक्सर बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया यहाँ तक कंसेप्ट? बढ़िया से। अब आगे देखिए आसन कोण के बारे में। क्या देखना है अपन को? तीसरा देखना है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? देखिए जैसे कि मेरे पास ये है कोई रेखा, फिर मेरे पास एक और है, फिर एक और है, देखिए यहाँ पर देखिए इतना। अब ये कैसे है? सेम आपने रेखिक युग्म में पढ़ा है, उसके जैसे का जैसे ही है,
उसमें एक दो कोण बनते हैं, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा होती है, वे आसन कोण कहलाते हैं। एक उभयनिष्ठ भुजा आती है, मगर वो जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री का हो। आया समझ में? चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आसन कोण में और इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखी जाती है। यहाँ तक आपको इतना कंसेप्ट समझ में आने के बाद आसन देखिए, जैसे ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाला है 30 डिग्री। फिर देखिए इसमें जैसे O है, A है, B है और ये C है। इन दोनों में देखिए ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है। इसमें ये वाली भुजा देखिए, ये वाली भुजा इस वाले एंगल में भी आ रही है। जब हम एंगल देखते हैं BOC में भी ये वाली भुजा आ रही है और AOB में भी ये वाली भुजा आ रही है। ये भुजा दोनों में आ रही है, मतलब ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। मगर यहाँ पर देखिए ये 90 एकदम 80 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 80 डिग्री के एकदम नहीं है, क्योंकि ये एक तो ये एक लाइन है और ये ऐसे है, मतलब टोटल मिला के 180 तो नहीं बन रहा है। दो कोण बन रहे हैं जरूर, मगर 180 नहीं बन रहा है, मतलब ये रेखिक युग्म नहीं है। तो इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा आ रही है, अतः ये एक आसन कोण कहलाते हैं। आया समझ में? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आसन कोण कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब अपना आगे वाला देखते हैं। देखिए कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में अपन को देखना है संगत कोण, अंतः कोण, एकांतर कोण, ठीक है। चलिए इनको अपन एक ही फॉर्मूले से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन आ गई अपने पास, फिर मेरे पास एक और लाइन आ गई, ठीक है। फिर इन लाइनों को एक तिरछी रेखा ये ऐसे कोई काट रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, सबसे पहला है संगत कोण। क्या है संगत कोण, किसे कहते हैं? देखिए अब एंगल कहाँ बन रहे हैं, एक तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके संगत की देखिए, इसके जैसा का जैसा, संगत मतलब इसके जैसा का जैसा ये बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा, तो इसके जैसा का जैसा ऐसे बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन भूल जाते हैं सब, ये ऊपर वाला भूल जाओ तो ये वाला बनता है, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये एक है तो ये वाला जैसे 2 है, ये 3 है तो ये वाला जैसे 4 है। आया समझ में? फिर देखिए संगत कोण में ये, ठीक है, इसके जैसा का जैसा ये बाहर बनना चाहिए, ये वाला बन रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 हो गए, ये 5 है, ये 6 है। फिर देखिए एक ये वाला है, इसको 7 मान लिया, तो ये वाला जैसे 8 हो गया। समझ में आया? ये वाले सभी कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये संगत कोण में मैं लिखूँ तो यहाँ पर लिखूँ ये 3 है, ये ऊपर वाला है, इधर भी है 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4। फिर देखिए ये 1 है, ये नीचे वाला 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पर देखिए 5 है ऊपर वाला, इधर ऊपर वाला 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6, ठीक है। फिर देखिए कोण 7 है तो इधर वाला 8 है, तो यहाँ पर देखेंगे कोण 7 बराबर कोण 8। ये सभी कोण संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। आया समझ में? अब देखते हैं अंतः कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण। जैसे देखिए ये और ये दोनों क्या है? अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण। इधर से देखिए ये दोनों ये अंतः कोण है। आया समझ में? बाह्य कोण क्या होते हैं? ये बाहर वाले कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण। तो 1 और 4, तो कोण 1 प्लस कोण 4, अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। कोण 7 और 6, एक होता है कोण 7 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? फिर देखिए एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? चलिए यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ये कोई रेखा है इस प्रकार से, ये जेड है। क्या है? अल्फाबेटिक इंग्लिश का जेड अक्षर बन रहा है। जेड अक्षर के दोनों साइड बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर अपन यहाँ से आए यूं और यूं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण है 7, ये जेड बन रहा है यहाँ से ये। फिर देखिए यहाँ से ये जेड बन रहा है, तो एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, 7 और 4 एकांतर कोण है। क्या है? 7 बराबर कोण 4 एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये वाला 7 और 4। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यूं देखेंगे, यूं जाएंगे, यूं आएंगे, ये जेड बन गया ये। तो यहाँ पे 1 और 6 कोण 1 बराबर कोण 6 एकांतर कोण है।
इस प्रकार से अपन ने इस वाले स्लाइड में संगत कोण, अंतः कोण, एकांतर कोण के बारे में देखा। ये वाले बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज्यादा काम आएंगे हमारी आगे वाली प्रश्नावली में, इसीलिए आप इसको एकदम सही तरीके से कंसेप्चुअल रूप से इसको पढ़ ले, इसको याद कर ले, इसको समझ ले अच्छी प्रकार से, ताकि अपने जो प्रश्नावली अपन आगे करने जा रहे हैं उस प्रश्नावली में प्रत्येक सवाल आपको एकदम कंठस्थ हो जाए और कभी भी आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्रश्नावली 6.1 के साथ।